ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। मैं आपको बता रही थी कि सोर्सेज के बेसिस पे हमने एसिड को क्लासीफाई किया है, एक है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसमें वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड भी आपके जो है अलग अलग कलर क्लासीफाई किए जाते हैं बेटा। मैं इसको यहीं पे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। जितने भी ऑर्गेनिक होते हैं वीक एसिड आते हैं। इनको वीक एसिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम इन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयन और मॉलिक्यूल दो पार्ट में टूटते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं अगर हम इनको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये आयंस और आयंस में टूटेंगे, यानी आयंस में ही टूटेंगे। सिंपल कहने का मतलब ये है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में टूटते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। वीक एसिड वो होते हैं जो पानी में डिसॉल्व करने के बाद आपके आयंस और मॉलिक्यूल में टूटते हैं बेटा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एसिड, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास देखो यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब है कि हम इनको मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक के हिसाब से हम इनको क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं या इनको तोड़ा जाता है। सोर्सेस में आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसके बाद आता है हमारे पास बेसिसिटी के बेस पे। तो बेसिसिटी बेसिकली आप ये कहोगे कि कितने हाइड्रोनियम आयन इसमें बन रहे हैं, उसके बेस पे आप इसे मोनो, डाई, ट्राई के हिसाब से बांटते हैं। देखो जैसे मैंने लिया HCl, अगर आप इसे पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये एक हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करेगा और Cl नेगेटिव बनाएगा HCl, क्योंकि इसमें एक H है। ठीक है, और थोड़ा इजी कर दूँ तो सिंपल आप एक H देखेंगे। अगर हाइड्रोनियम आयन भी नहीं देखते तो सिर्फ आप एक H देखेंगे, आप कहेंगे कि इसकी बेसिसिटी ये है मोनो बेसिक। एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, H2SO4 का एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ तो H2SO4 में आपको दिखाई दे रहे हैं दो, तो आप कह दोगे ये है डाई बेसिक। अगर मैं इस तरीके से एग्जाम्पल लूँ H3PO4, तो आप कहेंगे ये है आपके पास ट्राई बेसिक। ठीक है, बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी आप इसको मोनो, डाई और ट्राई बेसिक में क्या करते हैं, आप इसको तोड़ते हैं बेटा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास अदर एग्जाम्पल, मोनो, ट्राई, ट्राई के एग्जाम्पल हो जाते हैं। ओके, इसके बाद दिया गया है कॉन्सनट्रेटेड और डाइल्यूट। कॉन्सनट्रेटेड और डाइल्यूट को किस तरीके से समझेंगे, यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड का मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा ना के बराबर हो या सीधे सीधे ना ही हो। तो जैसे यहाँ पे हम कहेंगे कि ये आपका कॉन्सनट्रेटेड एसिड है, तो कॉन्सनट्रेटेड एसिड का मतलब होता है जिसमें पानी ना के बराबर हो। जैसे HCl डाइल्यूट भी होता है, कॉन्सनट्रेटेड भी होता है। कॉन्सनट्रेटेड का मतलब हो गया कि उसमें पानी की मात्रा कम है, प्योर वन एसिड। और जिसमें हम कहते हैं डाइल्यूट, उसमें आपका वाटर ऐड किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूटेड। उसमें वाटर में धीरे धीरे करके एसिड को मिलाया जाता है और वो डाइल्यूटेड होता है। बेसिकली हम लोग अपने लैब में डाइल्यूट एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कैन यू प्रिपेयर एसिड। मैं प्रिपरेशन से पहले एक बार जो मैंने अभी पढ़ाया है उसको थोड़ा रिपीट कर लूँ। ठीक है, आप कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर करने से पहले थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। हमने स्टार्टिंग करी थी लेब्यूजर और डेवी से, उनकी डेफिनेशन से, जिसमें उन्होंने कहा था कि एसिड बेस और आप सॉल्ट को किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे। तो उन्होंने एसिड की डेफिनेशन में कहा कि जिसमें H पॉजिटिव आयन या प्रोटोन होगा वो आपका एसिड होगा। बेसिस वो होंगे जो आपके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे, और सॉल्ट वो होंगे जो एसिड और बेस को इंट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा इसके बाद कि हमारे कॉमन एग्जांपल्स कौन से हो गए। सोर्सेज के बेसिस पे हमने अपने एसिड को डिफाइन किया है। सोर्सेज के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो होते हैं जो नेचर से मिलते हैं, जैसे प्लांट वगैरह, टमाटो में पाया जाता है, आपका मिल्क कार्ड में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, यानी कि जो इनऑर्गेनिक हम लोग कहते हैं वो आपके मिनरल्स एसिड होते हैं, और वो होते हैं जो आपके लैब में बनाए जाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। एक और चीज़ इसके बीच में थोड़ा मैंने मिस कर दिया था, कार्बोनिक एसिड को आप कभी भी लिखा तो वो इनऑर्गेनिक में जाता है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप इसे पानी में डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व होने के बाद ये आयंस और मॉलिक्यूल में टूटता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो ये कम्प्लीटली आपका आयंस में टूटता, तो इस वजह से ये इनऑर्गेनिक होने के बावजूद भी आपका क्या है, वीक एसिड में आता है। इसके बाद हम लोगों ने सोर्सेज पढ़ लिए। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि आप इसको अगर और डिफाइन करेंगे, आप इसको और क्लासीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे। हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ
बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब होता है कि जब आप एसिड को डिसॉल्व करते हैं तो वो कितने हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करता है। अगर एक करेगा, एक हाइड्रोनियम आयन बनाएगा तो आप उसे मोनोबेसिक कहेंगे, 2 बनाएगा तो आप उसे डाइबेसिक कहेंगे, 3 बनाएगा तो आप उसे ट्राइबेसिक का नाम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग ले लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिड। प्रिपरेशन ऑफ एसिड के लिए जितने बेटा आपको रिएक्शंस आपकी बुक में दे रखी हैं, आपको बहुत अच्छे से कंसीडर करनी है, क्योंकि ये डेफिनेशन से नहीं आएंगी, इसी तरीके से आपको बैलेंस करने के लिए आएंगी, कंप्लीट करने के लिए आएंगी। तो आपने सबसे पहले करना है, जो फर्स्ट मेथड इज बाय सिंथेसिस मेथड, यानी सिंपल 2 बाइनरी कंपाउंड ले लेने हैं और उनको क्या कर देना है, आपस में 2 बाइनरी एलिमेंट ले लेने हैं, उनको जोड़ देना है। जैसे मैंने ले लिया सिंपल H2 प्लस O2, गिव राइज टू क्या हो गया हमारे पास, नहीं O2 ले लेंगे तो वाटर बनेगा, वाटर इज नॉट एसिड। H2 प्लस Cl2 गिव राइज हो गया हमारे पास HCl। ठीक है, और एक बात और दिखाई दे रही होगी, 2 नॉन मेटल को अगर जोड़ा जाता है तो कौन सा एसिड बनता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके पास हो गया H2 प्लस Cl2, सिंपल सिंथेसाइज करना है, 2 कंपाउंड को 2 एलिमेंट को जोड़ेंगे और आपका एसिड बन जाएगा। इसके बाद दे रखा है कि आपने एसिडिक ऑक्साइड लेना है और उससे वाटर के साथ रिएक्शन करानी है। कोई एसिडिक ऑक्साइड यानी कि सल्फर ट्राईऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये बना देगा H2SO4। ठीक है, और एक और एग्जांपल लेते हैं, SO2 ले लेते हैं हम लोग, इसको वाटर के साथ ऐड करते हैं तो ये बनाता है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। ठीक है, अगर मैं NO3 ले लूँ और उसे H2 के साथ रिएक्शन करूँ तो वो बनाएगा हमारे पास नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ओके बेटा। इसके अलावा 2 मेथड ये हो जाते हैं। तीसरा मेथड है हमारे पास बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। आपने नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सीडेशन करना है बेटा उसमें। नॉन मेटल ये रहा नॉन मेटल, आप इसमें HNO3 ऐड कर दीजिए, ये बनाएगा आपके पास H2SO4 प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास है। आपने किसी भी नॉन मेटल को एसिड के साथ ऐड करेंगे तो वो आपका क्या बना के देगा, रिएक्शन देगा, यानी कि एसिड बना के देगा, एसिड या H2SO4। इसके अलावा बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड दे रखा है, डिस्प्लेस करना है बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। नाम से नहीं आता बेटा, फिर बता रही हूँ, ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आएंगे, आपने रिएक्शनों को कंप्लीट करना है। डिस्प्लेसमेंट में आपने ले लिया कोई सॉल्ट और उसमें आपने रिएक्ट कराया है कोई लेस वोलेटाइल एसिड H2SO4। ठीक है, ये ले लिया आपने सॉल्ट और आपने इसमें ऐड करा रखा है H2SO4। अब इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ये भी एसिड बनाएगा NaHSO4 प्लस HCl, ये बन गया हमारा एसिड। ये क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमने लेस वोलेटाइल ले रखा है। वोलेटाइल तो याद होगा ना आप लोगों को, वोलेटाइल तब होता है, वोलेटाइल जो नॉर्मल टेम्परेचर पे आपके क्या हो जाते हैं, वाटर वेपर में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास फिलहाल प्रिपरेशन ऑफ एसिड में 4 थे। पहला हमने सिंथेसिस मेथड किया था, दूसरे में हम लोगों ने क्या करा है, वाटर को नॉन मेटेलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, थर्ड में हम लोगों ने नॉन मेटल को ऑक्सीडेशन करवाया है, फोर्थ में हमारा डिस्प्लेसमेंट था। इसके अलावा और कुछ नहीं है, 4 हैं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इन्होंने टेस्ट के बारे में दे रखा है, तो याद रखना टेस्ट के बारे में, जितने भी एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं, लेकिन सभी को टेस्ट नहीं किया जा सकता है, उसके लिए आपको कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा दे रखा फिजिकल स्टेट। वैसे तो जो हमारे पास हैं, सम एसिड आर सॉलिड एंड सम एसिड आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये आपके 2 स्टेट में पाए जाते हैं। एसिड मैक्सिमम 2 ही स्टेट में पाया जाएगा, गैसेस स्टेट में नहीं होगा, या तो वो सॉलिड स्टेट में होगा या वो आपका लिक्विड स्टेट में होगा। जैसे कि बोरिक एसिड ये आपका सॉलिड स्टेट में है। सिट्रिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड, इसका पाउडर भी मार्केट में मिलता है। सिट्रिक एसिड का देखोगे वाइट रंग का पाउडर होता है, बोरिक एसिड को वाइट रंग का पाउडर होता है। ठीक है, तो ये आपका सॉलिड स्टेट में मिलता है। लिक्विड में तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, H2SO4, HCl वगैरह वगैरह, बहुत सारे एग्जाम्पल है। एसिटिक एसिड हो गया। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन स्किन। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक दिया है आपको, इफेक्ट ऑन स्किन। क्या इफेक्ट करेगा आपकी स्किन पे? अगर तो वो क्या बोलते हैं,
वीक एसिड है तो कोई नुकसान नहीं करेगा। अब मैं टमाटर खाती हूँ, आप भी खाते होंगे, कोई नुकसान नहीं होता है। आप दही खाते हैं, मैं भी दही खाती हूँ, कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन क्या मैं HCl का 1 चम्मच ले सकती हूँ? अगर गलती से HCl मेरी स्किन पे पड़ेगा तो वो वहाँ पे टाइटनेस कर देगा, उसको जला देगा, बर्न कर देगा और ब्रिस्टल हो जाएगा वहाँ पे, यानी छाले हो जाएंगे। तो यानी कि ये कोरोसिव नेचर का है। अगर ये हमारी स्किन पे टच करेगा, एसिड होगा, तो वो हमारे स्किन को क्या करेगा, टिश्यूज़ को हार्म पहुँचाना शुरू कर देगा। ठीक है, ये आप कह सकते हो कोरोसिव नेचर का होता है। इसके अलावा एक और चीज़ होगा हमारे पास, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड के बारे में और ऑर्गेनिक जो मैंने अभी नाम लिया, जैसे कि दही का, जैसे मैंने नाम लिया एसिटिक एसिड का, इसको हम लोग लेते हैं। तो कार्बोनिक एसिड और ये दोनों जो मैंने ऑर्गेनिक नाम लिए, ये वीक एसिड है, इसलिए हमारी बॉडी में कोई खास इफेक्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा इंडिकेटर्स में आ रखेंगे, लिटमस पेपर अगर हम लेते हैं तो लिटमस पेपर में ये आपका क्या करते हैं, कलर को चेंज करते हैं, यानी कि आपका ब्लू चेंज इनटू रेड। नेक्स्ट देखिए, इसमें दे रखा है हमारे पास ब्लू टू रेड, मैंने बता दिया है। अगर आप मिथाइल ऑरेंज लेते हैं, ये भी इंडिकेटर है, आपको लैब में मिलेगा। मिथाइल ऑरेंज तो ऑरेंज को पिंक में चेंज करता है। और फिनोप्थिलीन है, ये आपका कलरलेस होता है, तो कलरलेस है, अगर एसिड डालेंगे तो कलरलेस ही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। और इसको इंडिकेटर्स वाले पॉइंट को जरा ध्यान से आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि आता है। फिफ्थ पॉइंट दे रखा है, दे आर इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं बेटा जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद आयंस में टूटते हैं, और जो आयंस में टूटेगा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, H2SO4 का एग्जांपल ले लूँ, तो ये H2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव में टूटता है, दिख रहा है साथ साथ कि पॉजिटिव नेगेटिव में टूटा है। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव में टूटेगा तो ये क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, बट नॉट इन अ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर ये आपके एक्वास में हुए, मॉल्टन स्टेट में हुए, तो यस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टी का। ठीक है, कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी आपकी हेडिंग नहीं बेटा, फिर रिपीट कर रही हूँ, रिएक्शंस हैं इसमें, इस चैप्टर में रिएक्शन है। जितनी ज़्यादा बार आप घर में प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो ले रही हूँ वो है केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग लेते हैं, फर्स्ट वन लेकर रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल कौन सा, जैसे हमारे पास हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ले लिया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, इसको रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ, तो ये बनाएगा MgCl2 सॉल्ट प्लस आपका हाइड्रोजन गैस बाहर। ठीक है बेटा, और Zn के साथ अगर मैं करूँ तो ये बनाएगा HCl, ये राइज टू ZnCl2 प्लस H2 बाहर। तो आपने क्या नोटिस किया, पहला आपने ये नोटिस किया होगा कि ये एक सॉल्ट की फॉर्मेशन कर रहा है और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल रहा है। यही नहीं, अगर मैं इसको H2SO4 के साथ भी करूँगी तो MgSO4 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो याद क्या रखा आपने, आपने ये याद रखा कि अगर हम किसी एक्टिव मेटल को किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन गैस 100% इवॉल्व, वो हमेशा ही निकलेगी। तो एक मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये दोनों तरफ से तैयार हो जाता है। अगर वो कहते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए क्या ऑब्जर्व करते हो और रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए भी आता है, तो भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। तो प्लीज़ ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेसिस। बेसिस साथ रिएक्शन करेंगे, इसको क्या कहा जाता है, क्या नाम से आएगा, वन वर्ड में न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा था हम लोगों ने इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम लोगों ने 9th में भी पढ़ा है। न्यूट्रलाइजेशन क्या था, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है न्यूट्रल करना, यानी आप किसी भी एसिड को रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ तो वो आपको देता है सॉल्ट और देता है वाटर। ठीक है, तो हमने कोई भी एसिड ले लिया, HCl ले लिया, हमने कोई भी बेस ले लिया, हमने NaOH ले लिया, इसमें जो सॉल्ट बनाना है NaCl बनेगा। ठीक है, और साथ में निकल जाएगा वाटर। ओके बेटा, तो ये आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी मैं, इतना बहुत है। एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन सॉल्ट। अभी हम पढ़ेंगे कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड करके पढ़ेंगे कि डाइल्यूट एसिड का क्या फ़र्क पड़ता है। आपने कोई भी डाइल्यूट एसिड ले लेना है किस पर, सॉल्ट पे, तो वो उसे डिकम्पोज करता है बेटा, क्या करता है, डिकम्पोज करता है। देखो जैसे मैंने ले लिया है CaCO3,
क्या है ये हमारे पास है बाइकार्बोनेट, यानी कि डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनेट। इसमें अगर मैं रिएक्ट कराती हूँ HCl तो ये बनाता है CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्योंकि क्या था बेटा यहाँ पे आपके पास कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना और वाटर का बनना कंपल्सरी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ CaSO3 और वही रिएक्शन कराऊँ HCl के साथ तो ये बनाएगा CaCl2 प्लस SO2 प्लस वाटर। ठीक है, सेम रिएक्शन होती रहेंगी, एक जैसी रिएक्शंस होती है, तो ये सेम इस तरीके से प्रोडक्ट बनाएगा। ये क्या था कार्बोनेट। अगर मैं बाइकार्बोनेट ले लूँ इसकी जगह पे यहाँ पे इस तरीके से लिख दूँ बेटा HCl3, दैट इज इट इज कॉल्ड बाइकार्बोनेट, तभी भी रिएक्शन यही रहेगी, प्रोडक्ट यही बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका ये 2 हो जाएगा और ये 2 बैलेंसिंग करेंगे ना बेटा इसको। ठीक है, अच्छा जितने भी आप एक बात और यहाँ पे नोटिस रखना, ये जितने भी सॉल्ट बन रहे हैं ये सारे के सारे इनसॉल्युबल हैं। अगर आप फर्दर रिएक्शन कराने लगोगे इस सॉल्ट को लेकर किसी और के साथ तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, ऐसे इन्होंने नेक्स्ट दे रखा है सल्फाइड और बाइसल्फाइड, ये रिएक्शन मैंने साथ साथ में लिख दिया तो आपको समझ में आ गई होगी सल्फाइड और बाइसल्फाइड की। इसके बाद अगर आप सल्फाइड की बात करते हैं, सल्फाइड बेटा व्हाट इज सल्फाइड? सल्फाइड मतलब हो गया जैसे हमारे पास ZnS, मैंने लिखा है सल्फाइड, और अगर मैं SO3 लिखती हूँ तो उसको कहा जाता है सल्फाइड, IDE। ये कंफ्यूजन जरा आप अपना क्लियर कर लेना, बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर किसी बच्चे को इस तरीके से नाम लिखना नहीं आया है तो उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यही है कि आपको लिख के दिया रहता है और आपको क्या करना पड़ता है, रिएक्शन को कंप्लीट करना पड़ता है या उसको इस तरीके से नोटिफिकेशन में डालना नोट करना पड़ता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमारे पास इसको अगर आप किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्योंकि क्या है बेटा यहाँ पे सल्फाइड है, याद रखना जितने भी सल्फाइड होते हैं इसमें रॉटन एग की स्मेल आती है, इनको पहचानना बहुत आसान होता है। जिंक सल्फाइड अब ये जो बनाकर देगा, ये बनाकर देता है एक गैस 100%। अगर ऐसे इस तरफ है तो H2S उस तरफ 100% निकलेगा और बन जाएगा ZnCl2। और ये इतनी गंदी स्मेल, मैंने आपको अभी कहा कि H2S होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, रॉटन एग की स्मेल आती है, बिल्कुल सड़े जैसी स्मेल आएगी, मछली की जैसी गंदी सी स्मेल आती है, तो इसको पहचानना बहुत आसान हो जाता है कि आपको ऑब्जर्वेशन में पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कोई भी क्लोराइड डू नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ अ डाइल्यूट, किसी कोई भी क्लोराइड ले लो, कोई भी क्लोराइड जैसे कि आपने NaCl ले लिया, NaCl हो गया, ये कभी भी किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इन जनरल क्लोराइड रिएक्ट विद अ कॉन्सनट्रेटेड डाइल्यूट, कभी भी क्लोराइड को रिएक्शन नहीं देता, डाइल्यूट के साथ क्लोराइड रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो स्ट्रांगली अटैच होता है, उसको अलग करने के लिए हमको कॉन्सनट्रेटेड एसिड की ज़रूरत पड़ेगी। जो काम को डाइल्यूट नहीं करेगा वहाँ पे हल्का सा गर्म करने पे कॉन्सनट्रेटेड उसको आसानी से डिजॉल्व कर लेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नाइट्रेट होगा वो भी किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देगा। ध्यान से सुन ले बेटा आप लोग, एक बार फिर सुन ले, रिपीट कर रही हूँ मैं बार बार, क्लोराइड कोई भी क्लोराइड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देते। कोई भी नाइट्रेट जैसे NO3 है वो कभी भी किसी भी एसिड के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देंगे। इसको आपको करने के लिए कॉन्सनट्रेटेड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ यूजेस हमको दिए गए हैं और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। बोरिक एसिड आपका एंटीसेप्टिक के तरीके से काम किया जाता है और हम आई वॉश के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सिट्रिक एसिड है ये आपका विटामिन C प्रिपरेशन के लिए और आपके फूड प्रिपरेशन के लिए भी हम लोग प्रिजर्वेटिव के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो इंक स्टेन रिमूवर होता है, यानी कि इंक से लगे हुए दागों को रिमूव करने के लिए। एसिड आपके पास एक यहाँ पे एक टेबल बनाकर दी गई है, आप इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में और देख लेंगे। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक था इंटेक्स क्वेश्चन तक खत्म होता है और ये मैं वीडियो भी यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। कल मैं आपको पढ़ाऊँगी या नेक्स्ट डे का जो मेरा टॉपिक होगा वो बेसिस होगा। अगर फिर भी अभी जो मैंने एसिड आपको लोग को पढ़ाया है किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ वो मुझे पूछ लें ताकि मैं कल आपको बेसिस शुरू करा दूँ बेटा। ओके बाय।